हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अपने अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप और भूकंपी तरंगे, यानी जो अर्थक्वेक है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ज्वालामुखी, यानी कि वोल्केनो के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फिर हम अगली क्लास में यानी क्लास नंबर 12 में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी है यानी जो पृथ्वी विज्ञान है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही एक यूनिट के अंतर्गत आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जो भी अर्थ की टोपोलॉजी है उसके बारे में। और उसके बाद फिर हमारी ओशिनोग्राफी शुरू होगी, जिसमें समुद्र से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे। और फिर इस प्रकार से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टोटल यहाँ पर अर्थक्वेक और जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो हमारी वेव्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आखिरकार भूकंप यानी कि जो अर्थक्वेक है वो कहते किसे हैं। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, अर्थक्वेक यानी अर्थ का हिलना। तो जो पृथ्वी का हिलना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और इसके क्या आने के कारण होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो भूकंप आने से पहले क्या होती है, वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडान गैस की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। और इसका पहले पता लगाना यहाँ पर अभी तक जो संभव नहीं हो पाया है कि अब भूकंप आने वाला है। अगर ऐसा पता चल जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो जान माल की हानि है वो यहाँ पर कम देखने को मिले। और इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जब भूकंप आता है, तो वो जैसे उसकी तीव्रता होगी उसी हिसाब से वो क्या करता है, विनाश करता है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा तुर्की में आए हुए भूकंप के बारे में, यानी तुर्की में भूकंप आया और बहुत ही ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई, क्योंकि काफ़ी अधिक तीव्रता का ये भूकंप वहाँ पर आया हुआ था। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो जो रीजन होते हैं भूकंप के वो क्या होते हैं, प्लेट विवर्तनिक घटना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट विवर्तनिक क्या होता है, यानी प्लेटों का एक जगह से दूसरी जगह से खिसकना। तो इससे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो हमको अर्थ सरफेस में देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ बड़े जो बांधों का निर्माण है वो जब किया जाता है, बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो वो भी एक कारण बनते हैं किसका, भूकंप का। क्योंकि उसमें फिर क्या किया जाएगा, जैसे टनल्स का निर्माण है, सुरंग का निर्माण है, तो पहाड़ों को काट कर यहाँ पर सुरंगें बनाई जाती हैं। और जब आप पहाड़ों को काटेंगे तो क्योंकि वो सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं प्लेटों में जो यहाँ पर दरार है वो देखने को मिलेगी, कंपन देखने को मिलेगा। और वही हमारा कारण बनेगा किसका, अर्थक्वेक का, भूकंप का। जैसे कि उत्तराखंड वाले रीजन में जो हमारा टिहरी डैम बना हुआ है, और उसके बनने से कहीं ना कहीं ये वहाँ पर भूकंप वाला क्षेत्र तो पहले से ही वहाँ पर भूकंपीय जोन है, तो इस वजह से ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और फिर है ज्वालामुखी क्रिया, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो वोल्केनो भी एक कारण होते हैं भूकंप का, क्योंकि जब वोल्केनो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होगी तो भी वहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे और अर्थक्वेक जैसी जो सिचुएशन है वो हमको देखने को मिलेगी। और जब भूकंप आता है तो उसके मापने के हमारे कई सारे स्केल हैं और अलग अलग। और सबसे ज़्यादा जो आपने सुना होगा वो रिएक्टर स्केल हम सुनते हैं, जिससे मापा जाता है किसको, भूकंप को। लेकिन और भी हमारे स्केल हैं, जिनमें राशि फेरल स्केल है, ये भी आपका भूकंप को मापने के लिए होता है। और मर्केली स्केल, ये भी आपका भूकंप को मापने के लिए होता है। और इस प्रकार से इसमें होता है मैग्नीट्यूड, इस पर यानी जिसकी तीव्रता है वो मापी जाती है। तो देखिए 3 तक है तो आपका माइनर है, फिर 4-5 के बीच में आपका लाइट होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर स्ट्रॉन्ग होता है। और 8 से ऊपर जब होगा तो ग्रेट होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि 8 तीव्रता के ऊपर यहाँ पर होगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा गया था 1960 में दक्षिणी चिली में आया था, जब भूकंप उसकी तीव्रता थी 9.5, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। जब 8 से ज़्यादा इसकी तीव्रता हो जाए, समझ जाइए कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हानि हुई और काफ़ी अधिक तीव्रता का ये भूकंप होता है। और उसके अलावा जो 7 to 8 आप देखेंगे, मेजर है, स्ट्रांग है, मॉडरेट है, लाइट है, माइनर है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तीव्रता से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आता है द रिएक्टर स्केल। और रिएक्टर स्केल में यहाँ पर रिएक्टर मैग्नीट्यूड है आपका, और इसमें भी एक प्रकार से मापन ही दिखाया गया है कि जो कितने किलोग्राम TNT के बराबर इक्विवेलेंट होगी इसकी तीव्रता, वो यहाँ पर थोड़ा सा जो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कंपैरिजन किया गया है कि 20 किलो तक TNT के बराबर 1 तीव्रता का भूकंप होगा, और जो तीव्रता 2 का भूकंप होगा वो 600 kg TNT के बराबर होगा। तो ये भी आपका एक क्या है, रिएक्टर मैग्नीट्यूड है।
अगला फिर आपका टॉपिक है, यानी हमारा टॉपिक है वो है भूकंपीय तरंगे, यानी जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 टाइप की होती हैं, पी वेव्स, फिर आती हैं आपकी एस वेव्स और एल वेव। तो 3 टाइप की हमारी तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें। सबसे पहले हम देखेंगे पी वेव्स। तो पी वेव्स यानी इनको कहते हैं हम प्राइमरी वेव्स, यानी ये हमारी प्राथमिक तरंगें होती हैं। और कैसी तरंगें होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और इसीलिए ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और सर्वाधिक जो तीव्र गति है वो हमको देखने को मिलती है इन तरंगों की, यानी सबसे ज़्यादा जो आपको गति देखने को मिलेगी वो ध्वनि तरंगों की देखने को मिलेगी, यानी कि इन पी तरंगों की देखने को मिलेगी इन तीनों में ही। और ठोस, द्रव और गैस सभी से ये गुजरती हैं। तो जो पी तरंगें होती हैं ये आपकी ठोस, द्रव, गैस सभी से गुजरती हुई आती हैं, और काफ़ी जो गति होती है वो भी इनकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे पी तरंगे कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, सर्वाधिक तीव्र गति की तरंगे कहते हैं, और ठोस, द्रव, गैस सभी से ये गुजरती हैं। फिर आती हैं तरंगे एस तरंगे, और एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स, यानी ये हमारी होती हैं द्वितीयक तरंगें, और ये होती हैं प्रकाश तरंगों की भांति। तो जो पी तरंगें होती हैं वो हमारी ध्वनि तरंगों की भांति, और यस तरंगें जो होती हैं वो प्रकाश तरंगों की भांति होती हैं। और ये केवल और केवल ठोस, द्रव यानी ठोस पदार्थ में ही गति कर सकती हैं। बाकी तरल है, गैसीय माध्यम है, तो उसमें क्या हो जाती हैं? ये विलुप्त हो जाती हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, एस वेव्स कहते हैं। आगे इमेज में भी हम देखेंगे इनके माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं पी वेव्स और एस वेव्स। तो अप्रॉक्स 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 6.5 किलोमीटर ये चलती हैं अप्रॉक्स, जो हमारी पी वेव्स होती हैं। और अर्थ सरफेस तक आती हैं अर्थ के क्रस्ट से, और यानी अर्थ क्रस्ट तो वही हो गया, अर्थ सरफेस ही हो गया। और इनकी गति थोड़ी धीमी होती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और ये होती हैं हमारी एस वेव्स। तो ये इस प्रकार से होती हैं। सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं प्रकाश तरंगों की भांति होती हैं। अब आगे है हमारा एल तरंगे। तो एल तरंगे होती हैं धरातलीय तरंगे ही इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रस्ट में देखने को मिलती हैं, यानी ऊपरी परत में देखने को मिलती है पृथ्वी की। और इनकी गति तो धीमी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती हैं वो कौन पहुंचाती हैं? एल तरंगे। तो एल तरंगों को आपको याद रखना है, गति तो इनकी धीमी होती है लेकिन नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं। और पी तरंगों की गति तो ज़्यादा होती है लेकिन वो नुकसान कम पहुँचाती हैं। तो क्योंकि ये ऊपरी यानी धरातलीय तरंगे इन्हें हम कहते हैं, धरातल में जब ये तरंगें आएंगी तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो हमको देखने को मिलेगा। तो अब इमेज के माध्यम से हम इन्हें देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो रेड वाली हैं वो है पी वेव्स, जो ब्लू वाली हैं वो है एस वेव्स, और जो येलो वाली हैं वो हैं आपकी एल वेव्स और सरफेस वेव्स, यानी कि धरातलीय तरंगे भी नहीं कहते हैं, हम एल वेव्स भी कहते हैं। तो पी वेव्स आप देखिए, पी वेव्स किस तरीके से आती हैं, ये देखिए नीचे तक हैं आपकी कोर में, ये सभी जगह फैली हुई हैं, यानी तीनों माध्यमों में चलती हैं, काफ़ी तेज़ गति से चलती हैं। फिर आती हैं ब्लू वाली यानी एस वेव्स, द्वितीयक तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, केवल और केवल ठोस भाग में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर द्रव भरा हुआ है उसमें ये विलुप्त हो जाती हैं। तो केवल ठोस पार्ट में इतने में ही आपको देखने को मिलेंगी। फिर आती है हमारी एल वेव्स, यानी कि जो येलो वाली लाइन है ये आप देखिए, और इन्हें हम धरातलीय तरंगें कहते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल आपको धरातल में देखने को मिलेंगी। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं? वो आपकी पी वेव्स हैं। सबसे तेज़ गति किनकी होती है? पी वेव्स की होती है। सबसे कम जो गति है किसकी होती है? एल वेव्स की होती है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो कौन सी वेव्स पहुँचाती हैं? तो वो आपकी एल वेव्स पहुँचाती हैं। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने हैं इन भूकंपीय तरंगों से रिलेटेड। फिर आता है देखिए हमारा रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो ये देखिए, ये वो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी आपका पैसिफिक ओशियन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो रिंग ऑफ फायर है कहाँ पर पाया जाता है। तो रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियन का एरिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये वाला जो पार्ट है पूरा पैसिफिक ओशियन में आपका स्थित है। यहाँ पर कई सारे जो ज्वालामुखी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये भूकंपीय जोन है, यानी यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट भी होता रहता है। तो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो ये आपका पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो ये भी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और छोटा सा टॉपिक था, इसलिए 10 मिनट की क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार से हम अलग से ज्वालामुखी को भी पढ़ने वाले हैं।
तो वो भी हमारा बड़ा टॉपिक है 10 से 15 मिनट का, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा CGL का एग्ज़ाम है 14 जुलाई से स्टार्ट है, और उसके लिए हमने रैपिड GK की एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें 10 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में विद एक्सप्लेनेशन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ है इसको भी आप देखते रहें। और साथ ही साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।